तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 फरवरी को। याद रखना 17 फरवरी को ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ये मनाया हमने, पहली बार मनाया अभी 2023 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो स्थायी पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जा रहा है। और अभी पहला वैश्विक पर्यटन लचीलापन सम्मेलन ये अभी 15 फरवरी को आयोजित हुआ था। कहाँ पे? जमैका देश में, जो अफ्रीकी देश है जमैका, वहां पे। और आपको बता दूं, इस दिन को मनाने का प्रस्ताव भी जमैका देश ने ही दिया था। अब पर्यटन से आपको 2 डे और याद आएंगे। ये वाला तो पहली बार मना रहे हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे वैश्विक पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे, वो 27 सितंबर को मनाते हैं। और नेशनल टूरिज्म डे हम 25 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन नेशनल वोटर्स डे भी होता है। याद है ना आपको? बाकी एक स्टैटिक प्रश्न और बन सकता है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा मैड्रिड, स्पेन। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। तो हर साल 20 फरवरी को दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को हमने 2009 में मनाया था। उद्देश्य क्या है मनाने का? लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूक करना। और इस बार की थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। हिंदी में बोलोगे तो सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 124 से लेकर 147 भाग 5 में है। वैसे आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? फातिमा बीवी। और पहली महिला चीफ जस्टिस की बात करें तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। अभी वर्तमान में कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं, 50वें नंबर के हैं। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? हीरालाल जे कानिया। और अगर इसी तरह से हाईकोर्ट के लिए पूछें कि हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। आप जानते हो भारत के सबसे कम समय तक के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे? कमल नारायण सिंह रहे थे, और अभी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया। 22वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये, मात्र 18 दिनों के लिए बने थे। और सबसे लंबा पूछूंगा, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो वाई वी चंद्रचूड़ का। अभी जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उनके पिताजी थे वो 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका कार्यकाल 7 साल 4 महीने 20 दिनों का रहा था। अच्छा, मान लो एग्जाम में आपसे पूछे कि सिंगापुर के चीफ जस्टिस कौन है? अब आप पूछोगे सिंगापुर के क्यों पूछेंगे? क्योंकि इनका नाम अभी न्यूज में था, ये भारत की यात्रा पर थे। अभी सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ पर इन्हें आमंत्रित किया गया था। इनका नाम है सुंदरेश मेनन, इसलिए नाम याद रखना। और आमंत्रण से ही आपको याद आएगा भी 74th रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट रहे थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उनका नाम भी याद रखना, अब्दुल फतेह अल सीसी। चलो मुझे बताओ, देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया था? गुजरात हाई कोर्ट में। और याद रखना राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई। और देश की पहली पेपरलेस अदालत ये शुरू हुई केरल में। और ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है नागालैंड की। अभी आपने पढ़ा था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। वो क्या करेगा सॉफ्टवेयर? जो अदालत की कार्रवाई होती है, जो उसके फैसले होते हैं, वो अंग्रेजी भाषाओं में होते हैं, उसको ट्रांसलेट करेगा 4 भाषाओं में, उसका अनुवाद करेगा। अब वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। काफी सारी एक्स्ट्रा जानकारियां मैंने आपको दी है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड डे ये कब मनाया गया? 19 फरवरी को। आपको वैसे याद होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने अभी 19 फरवरी 2015 को शुरू किया था। और कहां से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और इसका स्लोगन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। तो इसीलिए सभी किसानों को इसके फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं हम 19 फरवरी को ही। वैसे आपसे अगर मैं चलिए फिर बताइए, भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा पुणे में। तो भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण करेगी। इस प्लांट को ग्रीन बिलियन लिमिटेड नाम की कंपनी बनाएगी। और इस प्लांट से 2 पॉइंट और याद रख सकते हो, जैसे कि इसका उद्देश्य होगा हर दिन 350 टन ठोस कचरे यानी कि सॉलिड वेस्ट का उपचार करना।
और हर दिन 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। अच्छा, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, करंट अफेयर्स के ये प्रश्न होंगे, उत्तर देने की कोशिश करना। अभी भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंब्यूशन इंजन ट्रक किसने बनाया? रिलायंस ने। और दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, उसका नाम क्या है? वंदे मेट्रो। हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है इस तरह की वंदे मेट्रो 2030 तक हम 35 चलाएंगे। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। अभी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना था? चाइना। और अभी एनटीपीसी ने कवास सूरत में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो आंसर होगा क्वालकॉम ने। तो अभी क्वालकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे आपका फोन का नेटवर्क या यूं कह दो आपके सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उस इमरजेंसी में आप अपने साथियों को सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पीरियड में अत्यधिक दर्द झेलने वाली महिलाओं को छुट्टी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्पेन। तो अभी स्पेन ये यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एक कानून पारित किया जिसमें उन महिला कर्मचारियों को बिना उनकी सैलरी काटे उन्हें छुट्टी दी जाएगी जिन्हें पीरियड्स में अत्यधिक दर्द होता है। तो इसके तहत पीरियड्स के दौरान अत्यधिक समस्या के चलते क्रैम्प, चक्कर आना, उल्टी आदि झेलने वाली महिलाएं हर महीने 3 से लेकर 5 दिन की छुट्टी ले सकेंगी। और वैसे आपको बता दूं, अभी तक इस तरह की सुविधा जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया जैसे देशों में ही उपलब्ध है। और पहला यूरोपीय देश बन गया स्पेन, ये आप जरूर याद रखना। अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछे कि मुफ्त में पीरियड्स प्रोडक्ट देने वाला पहला अभी देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। और आप जानते हो महिलाओं को मतदान अधिकार देने वाला पहला देश आपका न्यूजीलैंड है। और हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला अभी एशिया का पहला देश बना था चाइना, वैसे दुनिया का पहला है जर्मनी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बोइंग ने भारत में कहां अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुरुग्राम। तो अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, एरोप्लेन वगैरह बनाती है, और इसी ने अभी भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है। कहां पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। इसका उत्तर तो होगा सौराष्ट्र। पहले रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। इसका जो पहला मैच है ये 1934 में खेला गया था। किस किस के बीच? मद्रास वर्सेस मैसूर। और बात करें सबसे ज्यादा बार इसे किसने जीता है, तो बम्बई ने जीता है, 41 टाइम्स जीता है। और इतिहास में यह हमेशा खेला गया, हर साल का सीजन खेला जाता है, लेकिन 46 सालों में पहली बार रणजी नहीं खेला गया था। 2020-21 का सीजन नहीं खेला गया था कोरोना के कारण। और वैसे इस ट्रॉफी का नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे रखा गया, वो आप सभी जानते हैं। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2022-23 के सीजन की। तो इसको जीता है सौराष्ट्र ने, दूसरी बार जीता है। पहली बार इसने 2019-20 वाला सीजन जीता था। और अभी इसने किसको हराया, या यूं कहे उप विजेता कौन रहा, तो आंसर होगा बंगाल। और इसमें मैन ऑफ द मैच रहे सौराष्ट्र के उनादकट। और अगर बात करें इससे पिछले वाला सीजन, वो मध्य प्रदेश ने जीता था मुंबई को हरा करके। कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज में आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो 2022 में जो आईपीएल का 15वां संस्करण हुआ था वो भारत में हुआ था, उसको गुजरात टाइटंस ने जीता था राजस्थान रॉयल को हरा करके। एक दुलीप ट्रॉफी हुई थी, उसको वेस्ट जोन ने जीता था साउथ जोन को हरा करके। एक ईरानी ट्रॉफी याद रखो, उसको शेष भारत ने जीता था सौराष्ट्र को हरा करके। एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे, उसको मुंबई ने जीता था हिमाचल प्रदेश को हरा करके। अभी मेंस एशिया कप 2022 हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात ने, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। लेकिन हमारे लिए महिलाओं का एशिया कप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बांग्लादेश में हुआ था, क्योंकि उसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। और अभी आपने देखा महिलाओं का जो अंडर 19 T20 विश्व कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसको भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। और पहली बार भारत ने कोई महिलाओं का आईसीसी टूर्नामेंट था, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताया मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उड़ीसा में हुआ था, ये इसका 15वां संस्करण था। उसको जर्मनी ने जीता, दूसरे नंबर पे बेल्जियम रहा, तीसरे पे नीदरलैंड रहा। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करेंगे, जो कि इसका तीसरा संस्करण था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ।
उसमें विजेता फिर से जम्मू कश्मीर रहा। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर था आशा, और उसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे था मध्य प्रदेश। तो ये पॉइंट्स भी न्यूज में थे, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो आंसर होगा बेन स्टोक्स। तो अभी इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान है बेन स्टोक्स। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ करके टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 90 टेस्ट मैच में 109 छक्के लगाए हैं। वहीं अगर भारतीयों में हम बात करें तो टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है, 91 छक्के इनके नाम है। विश्व में ये इस मामले में 6ठे स्थान पे आते हैं। अच्छा, बेन स्टोक्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा भी था, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला था इनको। और इंग्लैंड की एक महिला क्रिकेटर है नेट साइवर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया। वहीं महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया, और राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी भी इन्होंने जीती है। जबकि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किन्होंने जीती? पाकिस्तान के बाबर आजम ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई? तो आंसर होगा सूजी बैट्स। तो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं सूजी बैट्स, और अभी महिला T20 विश्व कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज ये बन गई हैं। वैसे आपको बता दूं कि उनके नाम महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 3764 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। आपको नेट साइवर का नाम याद होगा, ये इंग्लैंड की हैं। अभी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया था। महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया, और अभी राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी भी इनको मिली थी। और अभी हमने पढ़ा था T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी? दीप्ति शर्मा। और अभी विमेन्स प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंधाना। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। इसका उत्तर होगा BVR सुब्रमण्यम। तो अभी याद रखना, नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। और आप जानते हो ये किनका स्थान लेंगे? परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वरन अय्यर इनको अभी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा चलो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ नीति आयोग के उपाध्यक्ष का क्या नाम है। बाकी आप जानते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने अनिकेत सुनील तलाटी। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने अनिल कुमार लाहौटी। बाकी आप जानते हो नीति आयोग, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1915 को। योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था 2015 में। इसकी फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने थे अरविंद वर्मानी। और नीति आयोग के जो पूर्व CEO हैं परमेश्वरन अय्यर से जो पहले हुआ करते थे अमिताभ कांत, वो आप जानते हो G20 के लिए भारत के शेरपा हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा रुचिरा कंबोज को। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ये रुचिरा कंबोज, जिनको अभी संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वे न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के सत्र की पहली बैठक में अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो इनका नाम याद रखना। और आप जानते हो रबाब फातिमा का नाम संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी ये, जिनको संयुक्त राष्ट्र की अवर सचिव बनाया गया था। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बनाए गए गंजी कमलावीर राव। बाकी आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में, और उसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो खुद पुर्तगाल से हैं। याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा MV सुचिंदर कुमार को।
तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंदर कुमार को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नामित किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को दक्षिण पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आप जानते हो अभी पंकज कुमार सिंह ये उप राष्ट्र सलाहकार बने थे, हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और प्रवीण शर्मा ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक बने, और शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। वैसे आप जानते हो आर्मी चीफ हमारे कौन है, मनोज पांडे हैं, और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। और नेवल चीफ हमारे R हरि कुमार हैं, और एयर चीफ मार्शल की बात करोगे तो विवेक राम चौधरी हैं। याद रखना ये, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। तो अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, इनको झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ये इस तरह से झारखंड के 14वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। आपको याद होगा अभी गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है सोनिया गिरिधर गोकानी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे अभी संदीप मेहता। त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जसवंत सिंह। और अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे N काटेश्वर सिंह। ये सारे अपॉइंटमेंट बिल्कुल नए हैं, इनको आपको याद रखना है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने थे? चलिए फिर बताइए, हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो अभी बॉलीवुड एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, इनको यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद हो तो इससे पहले वो यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी काम कर चुके हैं। देखो, यूनिसेफ की स्थापना की बात करेंगे 1946 में स्थापना होती है। फुल फॉर्म की बात करोगे, नई इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसकी नई हेड हैं कैथरीन रसेल। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। और आपको याद हो तो वर्ष 2022 में यूनिसेफ ने युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता हैं वेनेसा नाकाटे, इनको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया था। और 2022 में ही यूनिसेफ ने बताओ किसे प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया था? तो आंसर होगा दक्षिण कश्मीर के RJ उमर निसार को। चलिए फिर बताइए, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रेणुका सिंह ठाकुर और यास्तिका भाटिया। तो अभी हुंडई मोटर इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 और महिला क्रिकेटरों को चुना है। एक का नाम है रेणुका सिंह ठाकुर और दूसरी है यास्तिका भाटिया। इससे पहले स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स को भी ब्रांड एम्बेसडर बना चुकी है हुंडई मोटर इंडिया। तो ध्यान रखना ये, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नील मोहन को। तो भारतीय अमेरिकी है नील मोहन, जिनको यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है। और वे किनकी जगह लेंगे? सुसान वोजिकी की जगह लेंगे। आप जानते हो भी यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने थे गिलबर्ट होंगवो, और इस पद पर आने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं। और अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने थे सिंगापुर के T राजा कुमार। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में DG धन अवार्ड 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक को। तो अभी कर्नाटक बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक श्रेणी में भीम UPI लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DG धन अवार्ड्स 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नाटक बैंक की बात हो रही है, स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर मंगलुरु में है, और इसके CEO हैं MS महाबलेश्वर। इसकी टैगलाइन होती है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, और इसने DX 2022 पुरस्कार भी जीता था। अभी केनरा बैंक के MD CEO बने थे के सत्यनारायण राजू। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO बने अजय कुमार श्रीवास्तव। और अभी फेडरल बैंक की बात करें तो नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला, यानी कि लिस्ट होने वाला पहला पेमेंट गेटवे बना था। याद रखना ये, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता को जीता? तो आंसर होगा कार्तिक सुब्रमण्यम। तो भारतीय मूल के इंजीनियर सह फोटोग्राफर है कार्तिक सुब्रमण्यम, और इनकी खूबसूरत फोटो ने अभी नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 को जीत लिया है। तो डांस ऑफ द ईगल नाम वाली इनकी ये तस्वीर है, जिसे अलास्का में चिलकट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में खींचा गया था। इस तस्वीर में
एक पेड़ की शाखा पर बसने के लिए जूझ रहे एक आकर्षक तस्वीर के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया और उनकी इस तस्वीर का नाम R मार्टिन के लोकप्रिय उपन्यास अ डांस विद ड्रैगन से प्रेरित है। तो क्या नाम है इनका? कार्तिक सुब्रमण्यम। बाकी आप जानते हो भी गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 को जीता था हरीश दामोदरन ने। 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को और 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला है खालिद जावेद को। ये नाम भी न्यूज में थे, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जलवायु अभियान ने 2 एंथम पुरस्कार जीते हैं। अभियान का नाम बताइए। डोंट चूज एक्सटिंक्शन। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के डोंट चूज एक्सटिंक्शन जलवायु अभियान ने 2 एंथम पुरस्कार जीते हैं। तो याद रखना, अभी फरवरी 2023 में ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपने डोंट चूज एक्सटिंक्शन अभियान के लिए दूसरे वार्षिक एंथम पुरस्कार में एक तो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता। इस पुरस्कार की घोषणा इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ डिजिटल आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा की गई थी, जिसे 2021 में वेबी अवार्ड्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का डोंट चूज एक्सटिंक्शन अभियान जीवाश्म ईंधन सब्सिडी और ग्रह पर इसके नकारात्मक प्रभाव पर है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, यूनेस्को जो है अभी उसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था? तो याद रखना, साउथ सुडान बना था 193 नंबर का। उसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम सदस्य देश बना था अंडोरा, 190वां देश है ये। वर्ल्ड बैंक का बना था नाउरू, 189 नंबर का। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश नवीनतम कौन सा? मिस्र बना है 9 नंबर का। मिस्र वही है, मिस्र यानी कि इजिप्ट, जहाँ पे अभी 2022 में कोप 27 का आयोजन हुआ था। और मिस्र के प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद रखना, अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे चीफ गेस्ट थे ये, अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश ईरान बना है, ये भी 9 नंबर का है। और अभी आसियान का 11वां मेंबर बना है तिमोर लेस्ते, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए UIDAI के द्वारा लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या है? तो आंसर होगा आधार मित्र। UIDAI मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक नया चैटबॉट लॉन्च किया और उसी का नाम है आधार मित्र। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट है और आधार नामांकन संख्या, PVC कार्ड ऑर्डर की स्थिति और शिकायत की स्थिति से संबंधित अन्य प्रश्नों का उत्तर ये दे सकता है। अच्छा, इसी से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा शुरू की थी? तो आंसर होगा बाल मित्र। चलो बताओ, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा गूगल के द्वारा। तो ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आंसर होगा वायु लिंक। तो अभी भारतीय वायुसेना ने स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए वायु लिंक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। ये प्लेटफॉर्म खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करेगा और बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ निर्बाध संचार भी प्रोवाइड करेगा। ये डेटा लिंक संचार सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करता है, जिसे नेविक के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना वायु लिंक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा M पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन। तो अभी पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभी विदेश मंत्रालय ने अभी फरवरी 2023 में ही M पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय के, वैसे हमारे विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इस मंत्रालय के अनुसार इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के बाद पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन का समय 15 दिनों से घटकर 5 दिन हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, सारथी मोबाइल एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सेबी ने। और भूकंप से पहले लोगों को चेतावनी संदेश देने के लिए भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला
भारत का पहला राज्य बना था उत्तराखंड। एक डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था पंजाब ने। दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था सीबीएसई ने। और अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने। दिशांक एप्लीकेशन को कर्नाटक ने लॉन्च किया था। एक बीच विजिल नाम से एक एप्लीकेशन आया था, उसको गोवा ने लॉन्च किया था। और भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था असम ने। तो ये कुछ एप्लीकेशंस अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने स्टाइपेंड योजना शुरू की है? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्य में वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना को शुरू किया। इस योजना को राज्य की बार काउंसिल के द्वारा लागू किया जाएगा और काउंसिल को एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट से जोड़ा जाएगा। अब क्या होगा इस योजना में? तो मुख्य रूप से ये योजना कनिष्ठ वकीलों यानी कि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए है। उन्हें हर महीने 3,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अच्छा, केरल स्टेट को तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं का रिवीजन करवाता हूं। अब जितनी भी योजनाओं को हम रिवीजन करने वाले हैं ये भारत सरकार की सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पूछेंगे इसको कब शुरू किया गया था और कहां से, यही आपको याद रखना है। 24 फरवरी 2019 को यह शुरू हुई थी गोरखपुर यूपी से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को शुरू हुई। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 15 जुलाई 2015 को शुरू होती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, और यहाँ पे मुद्रा का मतलब क्या हो गया? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। स्टार्टअप इंडिया पहल की बात करें तो इसकी घोषणा तो हुई थी 15 अगस्त 2015 को, लेकिन ये शुरू होती है 16 जनवरी 2016 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें, शुरू होती है 19 फरवरी 2015 को। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू होती है। एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी याद रखो, 1 मई 2016 को शुरू होती है बलिया यूपी से। इसीलिए हमने 2022 से उज्ज्वला दिवस मनाना शुरू किया 1 मई को। एक उज्ज्वला योजना 2.0 भी है, 10 अगस्त 2021 को शुरू होती है महोबा यूपी से। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, मैं भी तो देखूं कि कितना ध्यानपूर्वक आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। अभी सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है, ये आप बताओ। और इस योजना को कब शुरू किया गया था ये भी बताओ। और अगर प्रधानमंत्री कुसुम योजना की फुल फॉर्म आती है तो वो भी बता दो। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी फरवरी 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 17 फरवरी को इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये इस बार इसका 7वां संस्करण था और इस बार की थीम क्या है? रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस, यानी कि मजबूती, प्रभाव और प्रभुत्व। और ये सम्मेलन टाइम्स ग्रुप की एक पहल है। इसका पहला संस्करण 2015 में हुआ था। अच्छा, ये तो ग्लोबल बिजनेस समिट हो गया जो नई दिल्ली में हुआ। एक और याद रखना, अभी ग्लोबल टेक समिट भी हुआ था। वो कहां पे हुआ था? वो विशाखापत्तनम में हुआ था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा फिजी। आपको बताया अभी 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था फिजी देश में, अभी 15 से लेकर 17 फरवरी तक। वहीं पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने फिजी की कैपिटल सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और ये जो सम्मेलन हुआ था इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। वैसे आपको बता दूं ये इसका 12वां संस्करण है विश्व हिंदी सम्मेलन का। इसका पिछला संस्करण हुआ था 2018 में, वो मॉरिशस में हुआ था। और इसका जो पहला संस्करण है वो 1975 में हुआ था नागपुर में। वैसे आप जानते हो वर्ल्ड हिंदी डे हम 10 जनवरी को मनाते हैं, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। फिजी देश की बात करेंगे तो अभी इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं, सातविनी राबू का नाम है, कैपिटल सुवा है, करेंसी है फिजियन डॉलर। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में डस्टलिक 2023 अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पिथौरागढ़ में। अब देखो पहला प्रश्न यहां से और क्या बन सकता है, ये पूछ लेगा कि डस्टलिक एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है?
तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और 2023 में ये इसका कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और कब से कब तक? 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। कहाँ पे? ये याद रखो, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अच्छा, अब मैं आपको 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं वो आपको रिवाइज कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और याद रख लो आप, अभी चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है मोसी सेकंड एक्सरसाइज। कहाँ पे? हिंद महासागर में, अभी फरवरी 2023 में हुआ। देखो, चलिए फिर बताइए, हाल ही में जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक की अध्यक्षता ये कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो याद रखना भी जीएसटी परिषद की 49 नंबर की बैठक ये भी 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। और हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अच्छा, अब यहाँ पे जीएसटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। कब किया था? 1954 में। और अगर आपसे पूछे कि वे कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में, तो आंसर होगा 122वां संविधान संशोधन। पूरा बताऊं तो जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा असम। दूसरे नंबर पे बिहार था और सबसे आखिरी जम्मू कश्मीर है। और भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पे। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आप सबको पता है 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। और अगर पूछे कि जीएसटी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है, तो मलेशिया है। चलो ये बताओ, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। और जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अच्छा, जीएस पंजीकरण जो नंबर होता है उसमें कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं, याद रखना। और आधार कार्ड में पूछे तो 12 अंक होते हैं। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वही होते हैं, वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। अच्छा, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक सीजीएसटी होता है यानी कि सेंट्रल जीएसटी, और एक आईजीएसटी होता है यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। आपको बताया भी, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा की कैपिटल पणजी में। और संग्रहालय, इस म्यूजियम का नाम रखा था धरोहर। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये ध्यान रखना। सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करे। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी फरवरी 2023 में किस देश से 12 चीतों को भारत लाया गया? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। वैसे आपको याद होगा पिछले साल हम 17 सितंबर 2022 की बात है, हम नामीबिया से 8 चीते लेकर के आए थे। कहाँ पे छोड़ा था उन्हें? भारत में, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और उनमें से एक चीते का नाम मोदी जी ने आशा रखा था, याद होगा। और आशा से आपको याद होगा अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ मध्य प्रदेश में, जिसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र, उसका शुभंकर मैस्कॉट भी आशा ही था। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था अभी जनवरी में कि अगले 8 से 10 सालों तक हर साल हम 12 चीते लेकर के आएंगे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो अभी 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 चीते हम लेकर के आ चुके हैं। पहला लोट आ गया इस साल का, यूं समझ लो आप। उन 12 में 7 नर हैं और 5 मादाएं हैं। उनको भी कहाँ पे छोड़ दिया? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो ये आप ध्यान रखना। वैसे मैं आपको बता दूं, देश में अंतिम चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया था। वैसे अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, चीता दिवस भी होता है 4 दिसंबर को। वैसे आप जानते हो इंटरनेशनल टाइगर डे होता है, वो हम 29 जुलाई को मनाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बना था। और साथ में मैं आपको बता दूं, देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा बना है? ये उत्तर प्रदेश का, ये नाम है इसका तराई एलिफेंट रिजर्व। और इंटरनेशनल लायन डे भी होता है, शेर दिवस, वो 10 अगस्त को मनाते हैं। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला ये पंजाब के मुक्तसर जिले के एना खेड़ा गांव में अभी 17 फरवरी को शुरू हुआ।
ये मेला झींगा की खेती के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार का एक प्रयास है। इसमें जो विशेषज्ञ हैं वो किसानों को जलीय कृषि के बारे में समझाने में मदद करेंगे। और राज्य में झींगे की खेती ये 2016-17 में शुरू हुई थी।